हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स आज अपना ट्रेनिंग चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे एंड प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ट्रेनिंग मेथड स्टार्ट लिए हुए थे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ट्रेनिंग मेथड्स फॉर वर्कर्स किए थे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ट्रेनिंग मेथड्स फॉर मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव्स कवर अप करेंगे और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो फुली वाइंड अप हो जाएगा इस वीडियो लेक्चर के अंदर। So without wasting your much time, let us start with training methods for managerial executives. बच्चे मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव्स के अंदर हमारे पास जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं उसके अंदर जो सबसे पहला आ रहा है वो है जॉब रोटेशन कमेटी। स्टूडेंट्स, जॉब रोटेशन कमेटी के अंदर क्या होता है? अंडर दिस मेथड अ मैनेजर इज गिवन ट्रेनिंग ऑफ डिफरेंट जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. He is deputed to work on different jobs of different departments for some time. Managers thus gain practical knowledge of each job. On account of job rotation, experience of the manager increases and he begins to understand the complexities of the jobs of different departments in short time. Efficient managers get opportunity for development under this method. स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होता है कि मैनेजर किस प्रकार से नॉलेज, स्किल, एक्सपर्टाइज गेन करता है, उसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भेजा जाता है थोड़े थोड़े समय के लिए। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके वो हर वहाँ का कामकाज चेकआउट करता है, नॉलेज को गेन करता है, स्किल को गेन करता है और अपने आप को ट्रेन करता है। उसका जॉब रोटेशन से क्या होता है कि उसके एक्सपीरियंस भी इंक्रीज़ होता है और उसके साथ साथ डिफरेंट जॉब्स की, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो डिफरेंट जॉब्स हैं उनकी क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको भी वो अच्छे से जान पाता है। तो इस मैथड्स के स्टूडेंट कुछ एक मेरिट्स हैं। द वेरी फर्स्ट मेरिट इज़ एवरी मैनेजर्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन डिफरेंट पोस्ट। उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो डिफरेंट पोस्ट के ऊपर जाकर क्या करे, काम करे। साथ ही इट ब्रिंग्स डिपार्टमेंटल स्टेगनेशन टू एन एंड। स्टेगनेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स की जब भी कोई भी आप कह लीजिए कि तरक्की रुक रही हो, ठीक है, ग्रोथ रुक रही हो, दैट इज़ नोन एज स्टेगनेशन। तो इससे जो डिपार्टमेंटल स्टेगनेशन है वो भी नहीं होगी क्योंकि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से क्या करेगा, एक्सपीरियंस गेन करेगा एंड उस एक्सपर्टाइज को वो क्या करेगा, यूज़ करेगा, ठीक है, ग्रोथ के पर्पस के लिए। सेकेंड इज़ इट इंक्रीजेस इंटर डिपार्टमेंटल कॉपरेशन। ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाएगा तो इंटर डिपार्टमेंटल कॉपरेशन इंक्रीज़ होगी और जो नॉलेज है मैनेजर की वो भी क्या होगी, वाइडन होगी, उसका भी जो दायरा है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। बट स्टिल देयर आर सम ऑफ द डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या क्या हैं इस मेथड की? द वेरी फर्स्ट वन इज़ मैनेजर्स वर्क्स ऑन ईच पोस्ट फॉर शॉर्ट वाइल। मैनेजर को डेप्यूटेड करके जो डिफरेंट पोजीशंस पर भेजा जाता है वो थोड़े समय के लिए ही भेजा जाता है, जिसकी वजह से वो डीप स्टडी नहीं कर पाता उस जगह की प्रॉब्लम्स की। और नेक्स्ट इज़ अंडर दिस मेथड मेनी अ टाइम्स अ मैनेजर इज़ शिफ्टेड टू अनदर प्लेस विच एडवर्सली इफेक्ट हिज फैमिली लाइफ। सम टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट्स उसे डिफरेंट प्लेसेस पर भी जाना पड़ सकता है और उसकी वजह से उसकी जो पर्सनल और फैमिली लाइफ है वो क्या होती है, इफ़ेक्ट होती है। सेकेंड इज असिस्टेंट टू पोजीशन। असिस्टेंट टू पोजीशन में क्या है स्टूडेंट्स? अंडर दिस मेथड अ ट्रेनी इज अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट टू द सीनियर मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट। अब देखो असिस्टेंट टू पोजीशन में क्या है, जो भी एक सीनियर मोस्ट पोजीशन होगी, जो एक फिक्स पोजीशन है, उसके लिए एक ट्रेनी अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। उससे मतलब उसका एक सबऑर्डिनेट अपॉइंट किया जाता है। ट्रेनी इज कंसिडर्ड कॉम्पिटेंट एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द हायर अथॉरिटी। और ट्रेनी क्यों उसके अंडर एक लगाया जाता है? ताकि सपोज़ अगर वो हायर पोजीशन जो पर्सन है वो छोड़कर जाता है जॉब या वो रिटायर हो जाता है तो वो ट्रेनी को क्या कर दिया जाए, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रमोट कर दिया जाए। ही असिस्ट इन द नॉर्मल वर्क ऑफ द मैनेजर। मैनेजर के कामकाज के जो भी नॉर्मल डेली का वर्क है उसमें वो उसका हाथ बटाएगा। और इस मेथड के अंदर जब भी मैनेजर कई बार बाहर जाएगा या ही फॉल सिक या वो लीव वगैरह लेता है तो ट्रेनी उसके बिहाफ पे उसका कामकाज देख सकेगा। इससे किसी भी प्रकार की हर्डल काम में नहीं आएगी, ठीक है। एंड इन द फ्यूचर जब भी हायर पोस्ट क्या होगी, खाली होगी, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उस पोस्ट के ऊपर प्रमोट कर दिया जाएगा। इस मेथड्स के स्टूडेंट कुछ एक मेरिट्स हैं। द वेरी फर्स्ट मेरिट इज़ इट इज़ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, डायरेक्टली ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही है। वर्कलोड ऑफ द मैनेजर इज़ रिड्यूस। जो मैनेजर का वर्कलोड है उसे क्या कर दिया जाता है, इससे रिड्यूस होता है क्योंकि उसके साथ हाथ बिताने वाला 1% अपॉइंट कर दिया जाता है।
ट्रेनी को भी मोटिवेशन मिलती रहती है। बट स्टिल देयर आर डीमेरिट्स। क्या क्या डीमेरिट्स हैं? पॉसिबिलिटी है कि फेवरेटिज्म हो जाए। आज ट्रेनी को कौन सिलेक्ट करता है? मैनेजर। तो मैनेजर में भी अपना कोई भी नोन पर्सन अपॉइंट कर ले। एक्सेप्ट द ट्रेनी नो अदर एम्प्लॉइज़ आर मोटिवेटेड। ट्रेनी जो उसके अंडर जो सबऑर्डिनेट लगाया गया है वो ज़रूर मोटिवेट होगा, बिकॉज ही इज़ मोटिवेटेड दैट ही इज़ बीइंग वर्किंग अंडर द हायर पोजीशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ हायर पोजीशन इज़ रिटायर्ड और ही लीव्स द जॉब, तो ही ऑटोमेटिकली विल बी प्रमोटेड ऑन दैट पर्टिकुलर पोस्ट। तो इस वजह से उसका जो मोराल है वो हमेशा बूस्ट रहता है। बट इसके अलावा किसी भी और एम्प्लॉय को फ़ायदा नहीं है, जितने भी और एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं। सो दे आर नॉट एट ऑल मोटिवेटेड बाय दिस प्रोग्राम। ये तो था आपका बच्चे सेकंड जो था असिस्टेंट टू पोजीशन। अब जो थर्ड है दैट इज़ द कमेटीज़ एंड जूनियर बोर्ड्स। अब देखो कमेटीज़ एंड जूनियर बोर्ड्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, इस मेथड के अंदर क्या है? अंडर दिस मेथड कमेटीज़ एंड जूनियर बोर्ड्स आर सेटअप। इसके अंदर कमेटीज़ और जूनियर बोर्ड सेटअप किए जाते हैं। ट्रेनीज़ आर इन्वाइटेड टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस ऑन मैटर्स ऑफ ट्रेड एंड स्पेशली दोज रिलेटेड टू द मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। They have full freedom to submit their suggestions. Later on, these suggestions are put up before the higher authorities. They use the same to tackle the various problems. However, higher authority is not bound to accept the suggestions. देखो बच्चे, इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे ना बोर्ड्स हो गए, कमेटीज़ हो गए, ये फॉर्म कर दिए जाते हैं। जैसे भी कोई प्रॉब्लम आई ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारे फिर क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं। ये अपना व्यू पॉइंट लेकर आते हैं, ये अपना व्यू पॉइंट लेकर आएंगे, ये अपना व्यू पॉइंट, फिर ये अपने व्यू पॉइंट्स हायर अथॉरिटी के सामने रखेंगे। एंड हायर अथॉरिटी की मर्जी, अगर उसे ये सॉल्यूशंस पसंद आते हैं तो दे विल एक्सेप्ट। बट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि दी हायर अथॉरिटी इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दी सजेशंस। वो बाउंड भी नहीं है इन सजेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए। They have the authority to modify the suggestions given by the committee. उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि अगर जो भी सजेशंस इन कमेटी ने दिए हैं वो उनको मॉडिफाई कर ले। अंडर दिस मैथड मेनी अ टाइम सम ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूट जूनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कई बार आपने देखा होगा कई ऑर्गेनाइजेशंस में जूनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके क्या क्या मेरिट्स हैं वो हम डिस्कस आउट करते हैं। The very first merit is कि the approach of the trainees towards the trade widens and they are able to understand the working in a better way. वही है जो ट्रेनीज़ हैं, ठीक है, जो भी कमेटी के मेंबर्स हैं उसके अंदर ट्रेनीज़ ही इन्वॉल्व होते हैं। उनका व्यापार करने का जो दायरा है वो इंक्रीज़ होता है, बिज़नेस की समझ उनकी इंक्रीज़ होती है बिज़नेस के बारे में, और वो चीज़ों को बेटर ढंग से समझने में सक्षम बनते हैं। Second one is sense of responsibility develops among them because they are given the full freedom to take the decision. फिर क्या होता है कि उनकी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि देखिए जब कमेटी बनाई जाती है, जूनियर बोर्ड्स बनाए जाते हैं, तो उन्हें पूरा फ्रीडम दिया जाता है कि वो अपना व्यू पॉइंट रख के डिसीजंस लें। बाय वर्किंग ऑन द कमेटी और द जूनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे डेवलप आर्ट ऑफ लीडरशिप। मतलब आर्ट ऑफ लीडरशिप आती है, क्योंकि ग्रुप और बोर्ड का भी लीडर बनता है। बेटर वे में कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है वो होता है, और उसके अलावा जो डिसीज़न मेकिंग पावर है वो भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, हारमोनियस रिलेशनशिप मेंटेन रहता है। और उसके अलावा दिस मैथड पेव्स द वे फॉर टेकिंग डिसीजंस बाय म्यूचुअल कंसल्टेशन। मतलब वो आपस में तालमेल के साथ क्या करते हैं, डिसीज़न लेने की जो आप कह लीजिए कि पाथवे है वो भी खुलता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर किसी चीज़ के प्रॉज है तो कॉन्स भी होते ही हैं, ठीक है। एवरी कॉइन इज़ हैविंग टू साइड्स। अगर हम बात करें डीमेरिट्स की, तो फर्स्ट डीमेरिट यही है, द एवरी मेंबर इज़ गिवन टाइम टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। देयर आर म्यूचुअल कंसल्टेशंस ऑल्सो, मतलब अ लॉट ऑफ टाइम इज़ वेस्टेड। नो डाउट इस मेथड के अंदर टाइम तो वेस्ट होता ही। अगर कोई डिसीज़न लेना है तो सबकी सलाह मशवरे के बिना डिसीज़न लिया जाएगा, जिसकी वजह से डिसीज़न लेने में क्या होगा, डिले होगा। देयर इज़ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन केस ऑफ कमेटीज़ और बोर्ड्स, इट एडवर्सली इफेक्ट द सेंस ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सपोज़ एक डिसीज़न उन्होंने पूरी कमेटी ने दे दिया,
अब वो कलेक्टिव डिसीजन होता है, यहाँ पर हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स नहीं कर सकते कि किसकी क्या गलती रही, वो चीज़ को फिक्स करना बहुत मुश्किल है. Many a time due to difference in opinions, committees fail to coordinate the activities causing harm to the interest of the organization. कई बार क्या होता है कि opinions में difference हो जाता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो committees होती हैं they fail to coordinate their activities causing harm to the interest of organization. जब opinions में different आता है तो clashes आते हैं तो coordination से वो प्रॉपरली डिसीज़न नहीं ले पाते और इसका खामियाजा ओवरऑल कमेटी को तो भुगतना पड़ता ही है, साथ ही साथ पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी भुगतना पड़ता है. नेक्स्ट इज टू एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट द सजेशन ऑफ दीज कमेटीज डिपेंड अपॉन हायर अथॉरिटी. एज सच दे कैन नॉट मेक फुल यूज़ ऑफ देयर कैपेसिटी टू वर्क ड्यूरिंग ट्रेनिंग. बाद में एक चीज़ और है कि सजेशन जो है ये नहीं है कि हायर अथॉरिटी को वो सजेशन माननी पड़ेगी. दे आर नॉट एट ऑल बाउंड टू एक्सेप्ट देयर डिसीज़न, ठीक है, तो इस वजह से उन्हें लगता है पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं आएगा, तो इस चीज़ की वजह से वो प्रॉपरली काम भी कई बार नहीं करते. अगला जो मेथड है दैट इज स्पेशल कॉन्फ्रेंसेस. ट्रेनिंग बाय होल्डिंग स्पेशल कॉन्फ्रेंसेस इज अ डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द प्रेजेंट डे बिजनेस साइकिल. एफर्ट्स आर मेड टू डेवलप द quality like decision making ability, leadership, efficient communication among the trainees through this method. Duration of the conference is usually 2 to 3 days. Under this method, all the trainees and the manager assemble at one place for deliberation. In conference, one person or all those assembled express their viewpoint on the solution of the specific problem. बच्चे देखो, स्पेशल कॉन्फ्रेंस वगैरह के बारे में आपने पिक्चर्स, मूवीज़ हो गया, सीरियल्स में, इन सब में चेकआउट किया होगा कि कॉन्फ्रेंस वगैरह के रिलेटेड. तो कॉन्फ्रेंस होती क्या है? कॉन्फ्रेंस आप कह लीजिए कि 2 to 3 डेज़ की एक मीटिंग टाइप आप कह लीजिए, जहाँ पर ट्रेनीज़ को बुलाया जाता है, प्रॉब्लम दी जाती है उन्हें, तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जाते हैं. और कॉन्फ्रेंस के ऊपर वही बताया गया है कि मैनेजर्स असेंबल होते हैं एक प्लेस के ऊपर. डेलीब्रेशन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट्स, ठीक है. और कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या होता है कि वन पर्सन ऑन ऑल दो जितने भी लोग असेंबल्ड हुए हैं वो सभी अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, ठीक है, ऑन द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन. कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशन के ऊपर सब अपना व्यू पॉइंट देते हैं. फाइनली एक परफेक्ट सॉल्यूशन, एक यूनानिमस डिसीज़न के ऊपर फिर क्या आता है, पहुंचा जाता है. फिर यूनानिमस मीन्स एक सिंगल, एक यूनाइटेड डिसीज़न के ऊपर आखिर में पहुंचा जाता है. अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर जो 3 तरह की कॉन्फ्रेंसेस दी गई है, द वेरी फर्स्ट वन इज़ द डायरेक्टिव कॉन्फ्रेंस, नेक्स्ट इज़ कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड वन इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंस. अगर हम बात करें डायरेक्टेड कॉन्फ्रेंस की, तो डायरेक्टेड कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स कौन सी कॉन्फ्रेंस होती है? देखिए, दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड मेनली व्हेन द नंबर ऑफ ट्रेनीज इज़ लेस. ये कॉन्फ्रेंस वहाँ ऑर्गेनाइज की जाती है जहाँ पर जो ट्रेनीज़ का नंबर है वो कम है. Ordinarily, it is organized when the number of trainees is from 15 to 20. जहाँ पर 15 से 20 ही ट्रेनीज़ हो वहाँ पर डायरेक्टेड कॉन्फ्रेंस को प्रेफर किया जाता है. इसके अंदर होता क्या है कि जो ट्रेनर है वो ट्रेनीज़ को क्या करता है, इनवाइट करता है, ठीक है, टू डेलिबरेट ऑन डिफरेंट बिजनेस प्रॉब्लम्स, कि डिफरेंट बिजनेस प्रॉब्लम्स के ऊपर अपना व्यू पॉइंट रखें. तो फिर ट्रेनी क्या करते हैं, अपना व्यूज़ रखते हैं उन सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर. एंड अदर ट्रेनीज़ एंड ट्रेनर्स पुट क्वेश्चन ऑन हिम टू हिम ऑन दिस सब्जेक्ट. फिर वो जैसे सपोज़ एक ट्रेनी ने अपना व्यू पॉइंट रखा तो दूसरे जितने भी और होंगे, चाहे वो मैनेजर्स हैं चाहे उसके फेलो ट्रेनीज़ हैं, वो सभी क्या करेंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे कि तुम्हें ये चीज़ क्यों लगी, तुमने ये चीज़ क्यों करी, या हमारा ये डाउट है. इस तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी ताकि उस पर्टिकुलर चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्टर किया जा सके और एक परफेक्ट सॉल्यूशन के ऊपर पहुंचा जा सके. फिर क्या है, लेटर ऑन दे अराइव एट द करेक्टेड सॉल्यूशन. और फिर लास्ट में क्या होता है कि एक करेक्टेड सॉल्यूशन के ऊपर पहुंचा जाता है. और वो पहुंचा कैसे जाता है? बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ डिसीजन, बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़, ठीक है. On the one hand, this method reveals the knowledge of the trainee. On the other, it adds knowledge by listening the suggestions of the trainee and the other fellow trainee colleagues. एक तरफ तो क्या होता है कि इस मेथड के दो फ़ायदे हैं. ट्रेनी की नॉलेज तो इंक्रीज़ होती है, साथ ही साथ जब हम दूसरों का सुनते हैं, जैसे ट्रेनर ने कोई सजेशन दे दी
या जितने भी और फेलो ट्रेनीज़ हो गए हैं उन्होंने भी कुछ सजेशंस दी, तो इससे क्या होता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ और ज़्यादा क्या हो जाती है, फ़िल्टर हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थी आपकी डायरेक्टेड कॉन्फ्रेंस। अगर हम बात करें कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंसेस की, तो वो कौन सी होती हैं? तो सच कॉन्फ्रेंसेस आर जर्नली ऑर्गेनाइज्ड बाय मैनेजर्स, मेनली इनको मैनेजर्स ऑर्गेनाइज करते हैं कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस को। और इसके अंदर क्या होता है कि जो मैनेजर्स हैं दे लिसन टू द व्यू पॉइंट्स ऑफ दोज प्रेजेंट टू फाइंड द सॉल्यूशन टू द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सपोज़ एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए ट्रेनीज़ को बुलाया गया, तो मैनेजर्स क्या करते हैं, सभी का व्यू पॉइंट क्या करते हैं, सुनते हैं। आफ्टर गेटिंग देयर व्यूज़ मैनेजर ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जब उनके पास व्यू पॉइंट इकट्ठा हो जाता है, सॉल्यूशंस इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। It is up to the management to accept or not to accept the views expressed by the participant. और ये मैनेजमेंट के ऊपर होता है कि वो दूसरों का जो व्यू पॉइंट है उन्हें एक्सेप्ट करें या ना करें। द एम इज़ टू हैव कंसल्टेशन टू फाइंड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। मेन क्या है कि कंसल्ट करना, एक दूसरे से डेलिब्रेशन करना, ताकि एक परफेक्ट रिजल्ट के ऊपर पहुंचा जा सके। द मैथड इज़ देयर फोर कॉल्ड द कंसल्टेटिव मैथड, क्योंकि कंसल्टेशन होती है एक दूसरे के साथ, उसके बाद एक यूनानिमस डिसीजन के ऊपर पहुंचा जाता है, तो दैट्स वाई इसको कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंस। प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंस में क्या है कि सच काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेज आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। These are motivated mainly by consultative conference. The members who participate therein are not mere consultant, rather they play the role of decision makers. Such conferences are organized to solve a particular problem by exchange of views collectively. Managers or organizer convenes the conference and put before the participants detailed account of the problem and hears the views of all. Finally, a problem is solved with the concurrence of all. Many a time when unanimity is lacking, decision is taken by voting. बच्चे देखो, कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस का एडवांस वर्जन आप कह लीजिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंस है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंस के अंदर मेयरली कंसल्टेशन नहीं होती। कंसल्टेशन के अलावा जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उनसे सिर्फ आइडियाज़ और व्यू पॉइंट्स नहीं मांगे जा सकते, कई वो सभी के सभी यहाँ पर डिसीज़न मेकिंग का क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। किसी का भी अगर डिसीज़न परफेक्ट है तो ठीक है, उसका डिसीज़न मान लिया जाता है, दैट मीन्स ही इज़ परफेक्ट, तो ही इज़ द डिसीज़न मेकर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, और सपोज़ अगर यूनानिमस आंसर पे वो कहते हैं कि नहीं पहुंचा जाता, तो लास्ट में क्या होती है, वोटिंग होती है। वोटिंग के थ्रू एक परफेक्ट, एक यूनानिमस आंसर के ऊपर, एक यूनानिमस सॉल्यूशन के ऊपर पहुंचा जाता है। इस तरह की जो आप कह लीजिए कॉन्फ्रेंस होती है, दैट इज़ नोन एज प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मेरिट्स क्या हैं कॉन्फ्रेंस मेथड के, वो देखिए कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू द सॉल्यूशन। देखिए इसमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन तो हमें मिल ही जाता है जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे हम कंसल्टेटिव मेथड की बात करें, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, चाहे हम डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस की बात करें। मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना व्यू पॉइंट रख सकें। डिफरेंट व्यूज़ आर एयर्ड एट वन प्लेस। देखो कितने सारे व्यूज़ एक ही जगह पर हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हम बेस्ट सॉल्यूशन या बेस्ट आप कह लीजिए सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। डीमेरिट्स तो वही है, टाइम और मनी तो लगती ही लगती है, रिसोर्सेज का यूज़ तो होता ही है जब भी आप कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग अ कॉन्फ्रेंस कॉल्स फॉर हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्किल ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। एनी लेक्सिटी इन इट प्रूव्स काउंटर प्रोडक्टिव। वही है, अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल को ऑर्गेनाइज कर भी रहे हैं तो आपको बहुत हाई लेवल की स्किल्स की रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। ठीक है, कैसे कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करना है, कैसे यूनानिमस आंसर के ऊपर पहुंचना है, क्योंकि कुछ भी अगर गड़बड़ होती है, एनी लेक्सिटी मीन्स किसी भी चीज़ का लैकिंग पॉइंट होता है, तो वो आप जो सोच के आए थे कि आप प्रोडक्टिव कुछ काम करेंगे, वो बिल्कुल उससे क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स मैथड है दैट इज़ इन द बास्केट ट्रेनिंग मैथड। इन दी बास्केट ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है कि ट्रेनिंग इज़ इम्पार्टेड इन अ स्पेशल वे में इसके अंदर ट्रेनिंग इम्पार्ट होती है। ऑल बिजनेस प्रॉब्लम्स आर पुट इन अ बास्केट एंड द सेम इज़ गिवन टू द ट्रेनीज। दे आर गिवन फुल डिटेल ऑफ द प्रॉब्लम एंड आर आस्क्ड टू सॉल्व द सेम विद इन अ गिवन टाइम पीरियड।
यूजिंग देयर स्किल नॉलेज एक्सपीरियंस अ ट्रेनी सीक्स द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव टू द प्रॉब्लम। बच्चे देखिए इसके अंदर बहुत जैसे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो ट्रेनीज़ को प्रोवाइड की जाती हैं ट्रेनीज़ को, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ट्रेनीज़ को एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपको उस टाइम पीरियड के अंदर अपनी नॉलेज अपनी स्किल का बेस्ट यूटिलाइजेशन करके उस प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप कह लीजिए कि व्यू पॉइंट तो वो देगा, लेकिन इसके अंदर टाइम फिक्स्ड होगा कि एक टाइम कंस्ट्रेंट होगा, दैट मीन्स आपको इतने टाइम के अंदर उस चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। Next is incident method. A main objective of this method is to develop managerial ability under special circumstances. Under it, special incident is created. Trainees are provided with sufficient details of that incident. They are asked to study that incident in the light of the details provided to them. Enough time is given to them for this purpose, and trainee offer the solution to the problem on the basis of their respective experience and ability. देखिए स्टूडेंट्स, इंसिडेंट मेथड में क्या होता है कि जो ट्रेनीज़ होते हैं हम उनको एक इंसिडेंट दे देते हैं और एक इंसिडेंट स्पेशल इंसिडेंट क्रिएट करके दे देते हैं। ट्रेनीज़ को उस इंसिडेंट की सारी डिटेल्स दे दी जाती है, ठीक है। अगर मतलब एक तरह की उसको एक सिचुएशन दे दी कि हाँ भी अगर तुम इस तरह की सिचुएशन में फंस गए तो तुम क्या करोगे, उसकी उस सिचुएशन की सारी डिटेल उसको प्रोवाइड कर दी। फिर ट्रेनी अपनी बेस्ट नॉलेज का इस्तेमाल करके क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर वो होता तो क्या करता, उस प्रकार से वो सॉल्यूशन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट मैथड। नेक्स्ट इज़ रोल प्लेइंग मैथड। रोल से तुम स्टूडेंट्स कुछ आप नाम से ही समझ गए होंगे कि रोल का मतलब क्या है, कुछ उसको हम रोल प्ले करने को देंगे, ठीक है। एक इमेजिनरी पिक्चर में वो चला जाएगा, एक इमेजिनेशन में वो चला जाएगा एंड उसके बेसिस पर वो सॉल्यूशन बताएगा। तो देखिए क्या है, दिस मैथड इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट नो पर्सन कैन अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पोस्ट टिल ही एक्चुअली रीचेज इट। भी बिल्कुल सही बात बताई गई है कि कोई भी पर्सन तब तक किसी भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं समझ लेता जब तक वो एक्चुअली वो काम को परफॉर्म ना करे। On its basis, this method is being used today in the business world for management training. Under it, different trainees are called upon to play different roles, example manager, clerk, foreman and any other role. Different trainees को बुलाया जाता है वो different roles को play करने के लिए, चाहे manager का है, चाहे clerk का है, चाहे foreman का है। Thereafter, the trainers put before them, ठीक है, an imaginary problem and the trainers have to find the solution while playing their respective role। बच्चे यहाँ पर देखो क्या होता है कि ट्रेनीज़ को ना रोल फिक्स कर दिए जाते हैं कि आपको करंटली हम मैनेजर बना रहे हैं, मतलब एज एन इमेजिनेशन क्लर्क बना रहे हैं, फोरमैन बना रहे हैं। वही उनके सामने क्या किया जाता है, प्रॉब्लम दे दी जाती है और उन्हें बोला जाता है कि हाँ अगर आप मैनेजर हो तो अगर आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वही है, हर मैक्सिमम हर मेथड में यही लाइन आपको देखने को मिलेगी। ट्रेनी क्या करेगा, फिर ट्रेनी अपनी नॉलेज का, एक्सपीरियंस का, स्किल का यूटिलाइजेशन करके क्या देगा, सॉल्यूशन देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बिजनेस गेम्स मैथड। दिस मैथड इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन बिजनेस वर्ल्ड। Under it, different business management games are being used for managerial training. Different business games का इस्तेमाल किया जाता है managerial level के persons को train करने के लिए। Under this method, trainees are divided into different teams. Trainees को different teams में बांट दिया जाता है। They are given the role of each other's competitors. Team has to take the decision in favor of its group. Thereafter, senior manager officers put before them the problem. They may concern any of the fields of production, distribution, finance, management of the business. All teams being competitor of each other try to find the solution or to the problem. They may be in favor of their group. Before taking final decision, they analysis all the facts and business. देखो बच्चे इसमें क्या होगा, सपोज एक हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाना है तो हम इसमें ना डिफरेंट ट्रेनीज़ को ना डिफरेंट टीम्स के अंदर बांट देते हैं। सबको जैसे सपोज प्रॉब्लम दे दी हमने, ठीक है, एक प्रॉब्लम थी वो ए टीम को भी दी, बी को भी दी, सी को भी दी, डी को भी दी। इसके अंदर भी मेंबर्स हैं, इसके अंदर भी मेंबर्स हैं, इसके अंदर भी मेंबर्स हैं, इसके अंदर भी मेंबर्स हैं। ये जितने भी एक्सपर्ट्स होंगे उनसे हेल्प ले सकते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सभी सॉल्यूशन देंगे। ये आपस में क्या रहेंगे, कॉम्पिटिटर्स होंगे।
इनको ये बोल दिया जाएगा कि आप कॉम्पिटिटर है, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर हमने बोल दिया ना तो सभी को होगा कि मुझे दूसरे से क्या करना है, बेस्ट परफॉर्म करना है। इसीलिए वो क्या करेंगे, अपने अच्छे से स्किल एंड नॉलेज का हर टीम यूटिलाइजेशन करेगी और बेस्ट सॉल्यूशन क्या करेगी, ऑफ़र करेगी। इस वे में उनको डिफरेंट सिचुएशंस के लिए क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। अगला स्टूडेंट्स है हमारा केस स्टडी। केस स्टडी से भी स्टूडेंट्स आप वेल अवेयर है, केस स्टडी के अंदर में भी क्या दी जाती है, प्रॉब्लम दी जाती है। जैसे पर्टिकुलर केस है, देखिए क्या होता है कि इसके अंदर भी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसको सुधारा जाता है ट्रेनीज़ की बाय दिस मेथड। अंडर इट द ट्रेनीज़ आर गिवन कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल ऑफ द बिजनेस प्रॉब्लम इन राइटिंग। मतलब एक कोई भी डिटेल, कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम है उसको एक राइटिंग में दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं केस स्टडी। दे आर फर्निश्ड विद कंप्लीट अकाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब उसके अंदर प्रॉपर सारी डिटेल्स होती हैं। मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, बिज़नेस की क्या सिचुएशन है, उसके रिगार्ड में, उसके कंटेक्स्ट में जो भी प्रॉब्लम है, मतलब उनको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सपोज बिजनेस की दे दी गई, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में। केस स्टडी इज़ यूज्ड इन 2 ways, 2 तरीके से केस स्टडी का इस्तेमाल किया जाता है। द वेरी फर्स्ट वन इज़ डिफरेंट ट्रेनीज़ आर गिवन डिफरेंट प्रॉब्लम्स। या तो डिफरेंट ट्रेनीज़ को डिफरेंट केस स्टडीज़ दे दी, या ट्रेनीज़ आर फॉर्म्ड इनटू ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप, या तो ग्रुप्स में उनको बांट दिया जाता है। जैसे अभी हमने पिछला कौन सा था हमारा, बिजनेस गेम मेथड। तो बिजनेस गेम मेथड में यही था, ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और हर ग्रुप को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है। ऑन रिसिप्ट ऑफ द केस, जब उन्हें केस मिलता है सभी को, तो ट्रेनीज़ क्या करते हैं, उसका थॉरो एनालिसिस करते हैं, अपनी नॉलेज का, अपनी स्किल का, अपनी एबिलिटी का यूज़ करते हैं और बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स देते हैं। और ग्रुप केस में वो आपस में एक दूसरे के साथ अपने व्यू पॉइंट्स एक्सचेंज करते हैं और एक यूनानिमस आंसर के ऊपर पहुंचते हैं। मेन आप कह लीजिए इस तरह की ट्रेनिंग मेथड का यही है कि जो स्किल है, कैपेसिटी है, नॉलेज है, स्किल है, डिसीजन मेकिंग पावर है ट्रेनीज़ की, वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है, ठीक है। और उन लोग अपनी वीकनेसेस को क्या कर पाते हैं, जान पाते हैं। बच्चे देखो, अगर वर्कर्स की ट्रेनिंग और मैनेजरियल ट्रेनिंग में हम डिफरेंस देखें तो मैनेजरियल में हमने जितने भी अभी तक 9 मेथड्स हम पढ़ चुके हैं, सभी में यही था कि सबको क्या दी गई है, एक प्रॉब्लम दे दी गई है और सबसे उनके सॉल्यूशन मांगे गए हैं। और इससे क्या होता है कि उनकी जो स्किल है, उनकी जो डिसीज़न मेकिंग पावर है, वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। क्योंकि मैनेजरियल लेवल की जितनी भी जॉब्स हैं वो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग जॉब्स ही होती हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आप कह लीजिए हुनर या कुछ भी सिखाना नहीं होता, इनको प्रॉब्लम सॉल्विंग से इनकी जो मेंटल एबिलिटी है वो ही स्ट्रॉन्ग बनानी होती है, ठीक है, इनकी कॉग्निटिव पावर को ही स्ट्रॉन्ग करना होता है। लास्ट जो मेथड है दैट इज़ प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशन। बच्चे इसमें क्या होता है, इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट different associations are set up these days. Such management association keep their members posted with latest techniques and changes take place in the field of management from time to time. देखो मैनेजमेंट एसोसिएशंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट एसोसिएशंस क्रिएटेड हैं जो अवेयर रहती हैं कि किस प्रकार के क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या नए नए मैनेजमेंट स्किल्स या मैनेजमेंट टेक्निक्स आ रही हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये क्या करते हैं, टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और उन प्रोग्राम्स के अंदर मैनेजरियल पर्सनस को ट्रेंड करते रहते हैं विद द लेटेस्ट टेक्निक्स, विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स दैट आर गोइंग इन द करंट बिजनेस कैनारियो, ठीक है। तो ये तो थे स्टूडेंट्स हमारे 10 ट्रेनिंग मेथड्स मैनेजरियल के। अब देखिए लास्ट में हमारा जो टॉपिक बचता है वो है मेरिट्स क्या हैं ट्रेनिंग के। तो जल्दी से फटाफट से करते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होती है। अब जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे इंक्रीज़ होती है, जो ट्रेनिंग है वो जॉब सेटिस्फेक्शन और मोराल जो है एम्प्लॉयज़ का इंक्रीज़ करता है। दिस हैज़ एन एडिड बेनिफिट ऑफ मेकिंग कंपनी मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। जॉब्स लोग सेटिस्फाइड रहते हैं अपनी जॉब से क्योंकि उन्हें पता है कि अपना काम किस तरीके से करना है, क्योंकि काम को करने का उन्हें नॉलेज प्रोवाइड की गई है कि आपको काम किस तरीके से करना है, जिसकी वजह से वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहते हैं। एम्प्लॉयज़ मोटिवेट रहेंगे क्योंकि ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को क्या करती है, मोटिवेट करती है कि हाँ अगर आपको कोई चीज़ करने को पता है कि ये काम किस तरीके से करना है तो यू विल डू दैट पर्टिकुलर टास्क विद फुल इंथ्यूजियाज्म। मोटिवेटेड मैनर में आप उस काम को करेंगे, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट इज़ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ वर्कर्स टाइम्स।
ट्रेनिंग की वजह से हम इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्कर्स का टाइम यूज़ कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब फंक्शन विद हायर। देखो ट्रेनिंग की वजह से वो एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अपने टाइम को यूज़ करेंगे और जो भी बारीकियां हैं किसी पर्टिकुलर जॉब की उसको अच्छे से वो क्या करेंगे, समझेंगे। एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ होगा जॉब डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। इट क्रिएट्स कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज़ इन द नंबर ऑफ आइडियाज़, रिकमेंडेशन, सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर। देखो एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज़ होगा, उनमें कंपटीशन की भावना जागेगी कि हाँ मुझे सामने वाले पर्सन से क्या करना है, अच्छा करना है। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे, जॉब सेटिस्फेक्शन होगी, उनका मोराल बूस्ट रहेगा, कंपटीशन की भावना आएगी, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ का जो टर्नओवर रेट है, एब्सेंटिज्म रेट है, वो भी कम होगा। इन्हांसेस द गुडविल। जब एक कंपनी या मैनेजर्स एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी की जो इमेज है वो भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। कैसे इम्प्रूव होती है? कंपनी को एक अच्छी वर्क प्लेस के तौर पर जाना जाता है। कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी मार्केट के अंदर क्या होगी, गुडविल इंक्रीज़ होगी। कंपनी दैट वैल्यूज़ एम्प्लॉयज़, कंपनी दैट नर्चर इट्स एम्प्लॉयज़, उसकी भी ऑब्वियस सी बात है, आप कह लीजिए कि मार्केट के अंदर क्या होगी, गुडविल इंक्रीज़ होगी। क्रिएटिंग अ पूल। ट्रेनिंग की वजह से क्रॉस ट्रेंड एम्प्लॉयज़ का पूल क्रिएट होता है। सपोज़ अगर कोई पर्सन छोड़ के भी चला जाता है तो उसके रिप्लेसमेंट के ऊपर हमारे पास ट्रेंड एम्प्लॉयज़ और अवेलेबल होंगे, क्योंकि हम हर लॉट के एक एम्प्लॉय को ट्रेन नहीं करते, हम लॉट के लॉट कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करती है एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। सपोज़ एक नई टेक्निक आई तो उन्होंने उस नई टेक्निक पर सिंगल पर्सन को ट्रेन नहीं करना, वो बहुत सारे पर्सन को ट्रेन करेंगे, ठीक है, ये बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेन करेंगे। सपोज़ जो ये वाला बंदा है ये जॉब छोड़ के चला भी गया तो उनके पास ये बंदा अवेलेबल होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, जिसको इसकी पोजीशन के ऊपर क्या किया जा सकेगा, प्रमोट कर दिया जा सकेगा या रिप्लेस कर दिया जा सकेगा, सो दैट किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन के काम में हर्डल ना आए। सेकेंड लास्ट इज़ लेस सुपरविज़न। अगर हमने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर दिया होगा तो सुपरविज़न की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, क्योंकि ओवरऑल नो डाउट सुपरविज़न की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बट ज़्यादा लेवल्स के ऊपर सुपरविज़न की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को पता है कि उन्हें किस तरीके से अपना काम करना है। और लास्ट इज़ ईज़ी टू इम्प्लीमेंट चेंज। अगर किसी भी तरह का चेंज लेकर आना है तो वो भी ईजी है, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ ट्रेंड है, उन्हें पता है कि इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, सो दे विल वेलकम दैट पर्टिकुलर चेंज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ थे एक मेरिट्स, ठीक है, ट्रेनिंग के। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो कंप्लीट होता है। आप इसके सभी वीडियो पार्ट्स को अच्छे से चेकआउट कीजिए। कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ले सकते हैं। अब हमारे सिलेबस का सिर्फ लास्ट चैप्टर रह गया, चैप्टर नंबर 8, जो हम कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर का स्टार्ट ले लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।